बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। छुट्टियों के बाद क्योंकि वर्किंग डेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, आप ना अच्छी खासी ज़रा छुट्टियां गुजार के आए ना तो ज़रा दिल जो है ना वो आपका बड़ा अजीब सा होता है। आप बहुत ढीले ढाले से होते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जाहिर सी बात है काम करना भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम जनाब आज ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी कदरे जो है वो बेहतर है। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मुल्तान में अभी जो है वो कोई बारिश का हमने नहीं देखा सिलसिला। लेकिन आने वाले जिस तरह हम रोज़ाना बात करते हैं मौसम के हवाले से, तो आने वाले उसमें है कि अब बारिशें भी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके साथ ही अच्छा, ये जो छुट्टियां हैं ना, बच्चों के हवाले से बात अगर कर ली जाए तो बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ बड़े भी। इस दफ़ा हमने ये देखा है कि ईद की छुट्टियां जैसे ही आई हैं तो लोगों ने जिन लोगों ने कुर्बानी की उन्होंने फ़ौरन अदायगी के बाद जो है वो चले गए नॉर्दर्न एरियाज़ में, कोई मरी में, और उन्होंने अपनी इन छुट्टियों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। कल मैं देख रही थी कि अच्छी खासी तादाद जो है वो लोगों की बाहर निकली हुई थी, लोग एंजॉय कर रहे थे। और छुट्टियां जो है वो जाहिर सी बात है एंजॉयमेंट के लिए ही होती हैं। और जब आपकी ब्रेक लेना जो है ना वो कहते हैं ना काम से थोड़ा ज़रूरी होता है, आपकी मेंटली पीस के लिए भी। जिस तरह के हालात भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हमारी जो हैं वो डिस्टर्ब चल रही हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको इस तरह जगह पर भी जाना जो है वो आपको बहुत अच्छी वाइब्स देता है, बहुत अच्छा आप फील भी करते हैं। और उसके बाद जो है आपकी वर्किंग जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा अच्छी आती है। तो लिहाजा काम से ब्रेक भी ज़रूरी है और ख़ुद को पुरसुकून रखना भी ज़रूरी है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा शकील, आपने भी कहीं छुट्टियां गुजारी या आप काम पे ही रहे? नहीं, इस दफ़ा बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमें दफ्तर की तरफ से मुसलसल ईद की छुट्टियां भी मिली और हमें वीकली ऑफ भी मिला। और इसका फ़ायदा में ये हुआ कि हम कहीं आउट ऑफ सिटी तो नहीं गए, लेकिन घर में दोस्तों को बड़ा टाइम दिया, फैमिली को बड़ा टाइम दिया। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को भरपूर टाइम देते हैं और साथ में जब आप नींद भी पूरी कर लेते हैं तो ये नींद की तुम बात करते हो ना, नींद तो फिर क्या ही बात है। हाँ, तो छुट्टियां बड़ी अच्छी गुजरी और ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी। अच्छा, आप बात कर रही थी कि ईद पे लोगों ने जो ब्रेक लिया। अच्छा, ये ब्रेक भी ना अमीर लोग ले सकते हैं, मिडिल क्लास और जो अरे नहीं बहुत लोग गए हैं। अच्छा, हम लोगों का दादोशुमार बताता हूँ। ये कल के दादोशुमार हैं, 3,18,000 के करीब लोग जो हैं वो शुमाली इलाका जार की तरफ गए हैं। सिर्फ मरी में 60,000 के करीब गाड़ियां दाखिल हुई हैं इन्हीं ईद की 3 छुट्टियों में। और इसके साथ वहाँ पे जो एक पत्रियाटा लिफ्ट है वहाँ पे भी 37,000 लोगों ने दाखिला लिया है। अब यहाँ पे देखें, लाखों की तादाद में लोगों ने मरी का रुख किया। ये बात भी हकीकत है कि लोगों ने ब्रेक लिया है और बड़ा अच्छा ब्रेक लिया है। अच्छा, छुट्टियां आ गई ना, फिर वीकेंड भी बीच में आ गया, ये भी एक अच्छा वो आ गया। चलो फिर उन्होंने, वैसे बच्चों को तो छुट्टियां हुई हुई हैं गर्मियों की, तो उनके लिए तो बहुत इजी है। वालिदैन अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को छुट्टियां हों तो हम फलां प्लान करें फलां। इन दिनों बच्चों को भी छुट्टियां और मौसम भी ठीक था, अच्छा था आने जाने के। ईद के दिनों में कहीं ठंडी हवाएं थी तो हमारा मुल्तान तो गर्म था। मुल्तान की तो पहचान ही गर्मी है, ठीक है। लेकिन क्या करें, मुल्तान के लोग फिर शुमाली इलाका जात में गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने अपनी कसर निकाली है मुल्तान की गर्मी वाली। अच्छा ब्रेक भी बेहद जरूरी होती है। और फिर जाहिर सी बात है आपको ये एक ऐसा इवेंट भी आता है, मैं सोचती हूँ आपका जाहिर सी बात है फैमिली के साथ थोड़ा आप टाइम स्पेंड करने को आपको बेस्ट मौका आता है, तो वो अच्छा है कि चलें आप उनको लेकर कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाएं, तो वो भी खुश हो जाते हैं, आप खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ड्यूटीज़ भी दी हैं। आप पुलिस को देख लें, कुछ फौज के नौजवानों को देख लें, ट्रैफिक एहलकारों को देख लें, तो ऐसे कई सरकारी ऑफिसर भी हैं, वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, इन्होंने सफाई वाले जितने भी हैं, वासा वाले हैं, ऐसे कई मुलाजमीन हैं जिन्होंने ईद के दिनों में भरपूर ड्यूटी भी दी है। और उनकी ड्यूटी देने की वजह से जो है वो हम बड़ी साफ़ सुथरी और बाहिफाजत ईद गुजार सके हैं। हुए हैं नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं। पंजाब भर में कोई
7,000 के करीब बता रहे थे, कोई लोग जख्मी भी हुए, क्योंकि ईद के दिनों में नौजवानों का खून जो है कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। ये जो बाइक्स लेकर निकलते हैं, अल्लाह माफी दे, वैसे ईद के दिनों में ना ये वैसे बहुत ये खतरनाक एक किस्म का यूं समझ लो खेल ही है। इसके लिए आपने बाइक के साथ जो आप और फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, फिर अगले बंदे का तो ख्याल छोड़ो कि आप अगले बंदे को कहीं जान की परवाह जो है ना, हमारे एक सर थे HOD साहब, बल्कि थे नहीं अभी भी हैं, ठीक है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, शहजाद साहब, उन्होंने हमसे एक दिन सवाल किया कि बेटा जवानी किसे कहते हैं। सबसे सवाल किया, किसी ने उम्र बताई, किसी ने शौक बताए, तो उन्होंने कहा बेटा जवानी उस चीज का नाम है कि आपके अंदर ना डर नहीं होता किसी चीज का। आप इन दिनों बाइक चलाते हैं, कितनी स्पीड पे बाइक चलाते हैं, कोई 80 पे चलाता है, कोई 120 पे चलाता है, कोई गाड़ी 180 पे चला रहा है, 200 पे चला रहे हैं। हालांकि आपको पता भी है कि अगर हादसा हो जाता है तो जान जा सकती है, लेकिन आप लोग गाड़ी आहिस्ता नहीं करते। लेकिन जब जैसे ही आपकी उम्र 40 साल होती है, 50 साल होती है, तो आप गाड़ी स्लो कर देते हैं। आपके अंदर एक डर आ जाता है, एहसास आ जाता है कि यार ये मसाइल हो जाएंगे। तो इन दिनों नौजवान तबका ही निकलता है। मैं कल भी सूरज से यही बात हो रही थी कि हमारा जो पाकिस्तानी कौम है ना, माशाल्लाह से जब भी आप उन्हें बताएंगे, जिस चीज से आप उनको मना करेंगे वही काम करेंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो लाजमी उनको होगा। क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अच्छा क्या होगा, अच्छा ये करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मतलब ये चीजें हैं, आप जिस चीजों से मना करेंगे वो चीजें वही होंगी। ईद के दिन, बल्कि ईद के दिन के ये सिर्फ मुल्तान के आदाद-ओ-शुमार है ना, बाकी शहर को छोड़ें, मुल्तान के दिन रेस्क्यू वालों के आदाद-ओ-शुमार हैं कि सिर्फ तेज रफ्तारी, बाकी हादसा अलग, सिर्फ तेज रफ्तारी की वजह से 351 नौजवान जो हैं वो हादसे का शिकार होकर अस्पताल में दाखिल हुए हैं। और ओवरऑल जब पंजाब के रिजल्ट्स बाहर आए तो वो हैरान कौन थे कि इतने ज्यादा लोग हादसे का शिकार हुए हैं। ये वो हैं जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्पेशली हम ये बात करते हैं, पेरेंट्स भी इजाजत दे देते हैं, हालांकि इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं बाइक और इतनी तेज बाइक चला रहे होते हैं और उनको नहीं आइडिया होता कि वो कहीं से भी हिट हो सकते हैं और ये सारे काम पहुंच सकता है, लेकिन वो और ये सारी ये जो जोर आजमाई है, ठीक है, ये जो अपने शौक हैं ये खुशी के मौके पर कर रहे होते हैं। खुशी के मौके पर ऐसी चीजों को आजमाना, वो मजीद और स्पेशली वन व्हीलिंग जो कर रहे होते हैं हमें तो उनकी भी समझ आती है। इतने आप रश वाले रोड पे और फ्लाईओवर पे आप देखें तो समझ से बाहर, दूसरों के लिए खतरा बना होता है। हमारे करीब से कोई अगर बाइक स्पीड से गुजर जाए या कोई गलत ड्राइविंग करते हुए गुजर जाए तो साथ वाले का दिल एक दफा हिल जाता है कि यार मैं बच गया हूँ। तो इसी तरह जब ये एक रोड से जा रहे होते हैं तो इर्द गिर्द वालों को अपना ध्यान करना पड़ता है। तो कहते हैं ना हमारे कवानीन तो हैं, रूल्स भी हैं, सब कुछ है, बस हमने अमल नहीं करना होता। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला है। ट्रैफिक के हवाले से बहुत आगाही भी दी जाती है, बताया भी जाता है, बट हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है कि हर बंदे को बड़ी जल्दबाजी होती है। बस ये होता है कि किसी तरीके से हम निकल जाएं या हमें रास्ता मिल जाए, बाकी जो है वो जाए फाड़ में। हाँ, ये तो ये चीजें बड़ी आपको देखने में, देखिए चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे बाइक पे हैं, चाहे रिक्शा हजरात हैं, सबके यही मसले मसाइल हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्योंकि ईद की तो बातें, क्योंकि अभी एक हफ्ता जो है ना पूरा आपका ईद का चलता रहता है, आपकी बातें चलती रहती है, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां होती हैं, बड़ी बातें होती हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है फिर हम बात भी करेंगे शकील से इनकी बीट के हवाले से भी, और जिस तरह महंगाई की सूरत हाल पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे खाने पीने की अशिया जो है वो महंगी होती जा रही हैं। शकील तो आए दिन हमें सब्जियों फलों के रेट्स बताते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कितनी महंगाई हो रही है और कहाँ थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा है। तो लेकिन यह है कि रिलीफ कम होता है, और लेकिन आपके लिए जो है ना वो महंगे दामों में आपको फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो ईद के दिनों में आपने दोबारा देखोगे, ईद के दिनों में ना ये वाहिद ईद थी, लोग सोच रहे थे, दुकानदार भी सोच रहे थे कि ये वाहिद ईद आई है जिस पर ना हरी मिर्च 120 में है, प्याज 50 में है, टमाटर 60-80 में है। तो लोग बड़े इस दफ़ा ना मुतमईन थे कि इस दफ़ा ईद सुकून से गुजरेगी। अभी ईद में से 2 दिन रहते थे, टमाटर ने छलांग लगाई और 60 से बढ़कर टमाटर 160 पे चला गया। ये शहर की कीमत है। मेरा उसी दिन ना ईद से एक दिन पहले गाँव जाना हुआ, तो गाँव में मैं गया, वहाँ पे टमाटर 200 रुपये किलो है।
तो इन दिनों लोगों ने पहले से ही पीछे से टमाटर को रोक लिया और अपनी मर्जी की कीमत लगा के आगे तो मार्केट में भेजा। जखीरा अंदोजी कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है महंगे दामों पे देते हैं। और फिर मजे की बात, ईद से 2-3 दिन बाद टमाटर आज फिर वहीं 80 पे आ गया, वो नीचे उसकी कीमत आ गई है। बाकी सब्जियों की कीमतों में तो कम है, लेकिन सब्ज मिसाला उन दिन अपनी मर्जी के उन्होंने रेट बढ़ाया और उसी के जैसे ईद गुजरी और ईद पे जरूरत है मिसाला, सब्ज मिसाला जरूरी है लोगों ने। अच्छा, ईद पे भी स्पेशली क्योंकि आपकी जो है इवेंट ऐसा होता है कि उसमें आपके घर में गैदरिंग्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, फिर आपकी डिशेस भी ज़्यादा बन रही होती हैं। वैसे आपने कितना गोश्त खाया शकील? नहीं, मैंने ईद में कितना जमा किया ये बता। 4 दिन गोश्त खाया है और इवन के घर वाले तो फिर भी साथ में सब्जी अटैच कर लेते थे, लेकिन मेरी डिमांड गोश्त ही होती थी और मैंने सही तरीके से जिस तरीके से खाना चाहिए तीनों टाइम में मैंने गोश्त। अच्छा, कल मैं ये भी देख रही थी कि ये जो है ना, लोगों ने ज्यादा गोश्त खाने की वजह से लोग बीमार भी बहुत ज्यादा हुए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह में इस चीज से हम जो देहाती लोग हैं हम आजाद हैं इस चीज से। ये जो खास तौर पर जो शहर में रहने वाले नाजुक नरम मिजाज लोग हैं, ये जब थोड़ा सा भी ज्यादा चिकन या बीफ मटन खा लेते हैं फार्मी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, लोग फिर कहेंगे कि हमारी इंसल्ट कर रहे हैं ऐसे नहीं है, ठीक है। नरम मिजाज ठीक कहेगा इनके, तो इनको मसाइल हो जाते हैं सेहत के। अल्हम्दुलिल्लाह देहात में ये चीज़ कम होती है, लोग मर्जी से गोश्त खाते हैं और वो महफूज भी रहते हैं। हाँ, जिनको बीमारियाँ होती हैं या जिनकी अंदरूनी अज़ा जो हैं वो ज़्यादा गोश्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको फिर एहतियात भी करनी पड़े और एहतियात ज़रूरी है। वाकई हर चीज़ की ना वो कहते हैं ना कि आप उसको एतदाल के साथ खाएंगे तो आप सेहतमंद भी रहेंगे। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी आप ज़्यादा खाएंगे, बेएहतियाती करेंगे तो आप फिर बीमार भी होंगे और फिर उसके रिजल्ट जो हैं वो आप फेस भी करेंगे। अच्छा, जिस तरह महंगाई की बात कर रहे थे सब्जियों फलों के हवाले से, उसके साथ साथ जो है एलपीजी जो है वो भी गैर कानूनी कीमतें जो है आम शहरियों को हुकूमती रिलीफ से महरूम कर गई, क्योंकि उनकी भी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गैस के हवाले से हम देखें, वैसे ही जो है लोड शेडिंग भी उसके हवाले से भी देखी जाती है। फिर आप अगर बाहर से सिलेंडर अपना वो लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको फिर वहाँ पर डबल ट्रिपल आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अच्छा, आज से अगर हम 6 मंथ पीछे चले जाएं ना, तो एलपीजी की कीमतों ने बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था एलपीजी की कीमतों में। उन दिनों एलपीजी की कीमत सरकारी कीमत कोई 290 और 300 तक पहुंच गई थी। और चूंकि 300 सरकारी कीमत थी तो एलपीजी के जो रिफिलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर दुकानदारों ने कीमत जो है वो 400-500 कर दी। अब एक आम रिक्शा ड्राइवर जो सवारी उठाता है, दिन में कोई 20 सवारी उठाए, 25 सवारी उठाएगा, 30-40 रुपये किराया लेता है, वो अगर 500 की एलपीजी डलवाएगा तो उसका फिर वो उसको कोई बचत तो नहीं रहेगी। फिर उन दिनों एहतजाज हुए, बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए, मुल्क गिर एहतजाज हुए, तो एलपीजी की कीमत को कम किया गया। और ये हुकूमत का ना इस हुकूमत का ये एक बड़ा ऐसा कदम है कि इन्होंने एलपीजी की कीमत को हैरानकुन सतह तक कम किया है। वो एलपीजी जो 500 में फरोख्त हो रही थी, कम करते करते इस वक्त एलपीजी की सरकारी कीमत 177 रुपये हो गई है। सही। लेकिन मार्केट में एलपीजी की जो कीमत है वो 210 रुपये। आप एलपीजी के जो रिफिलिंग स्टेशन वाली दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, अगर उसका विजिट करें तो वहाँ पे स्लेटें लटकती हुई नजर आती हैं जिस पर लिखा होता है कि 210 रुपये कीमत इसकी है, लेकिन सरकारी कीमत कितनी है? 170। यहाँ पे एक तो कीमतों का जो गैप है वो सवालिया निशान है ज़िले इंतजामिया पर, जो प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल हैं उन पर, और कमिश्नर और ये डिप्टी कमिश्नर और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर जितने भी लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं उन पर सवालिया निशान है कि आप लोगों के सामने ही दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट्स लगाए हुए हैं। अब दुकानदारों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी सरकारी कीमत 170 है, आप 210 क्यों फरोख्त कर रहे हैं? वो अपना रोना रोते हैं। अब कल जब मैं इंटरव्यू कर रहा था एक दुकानदार से कि आप कीमत की इतना गैप क्यों है, तो उसका कहना है कि जब कीमत कम होती है तो प्लांट से हमें गैस मिलना भी कम हो जाती है, तो हमें गैस वहाँ से लेने के लिए हमें पीछे से ही ब्लैक में गैस लेनी पड़ती है। 170 की जगह पे वो हमें गैस देंगे 180-190 में, फिर हमने वहाँ से लेके आनी है मार्केट में, हमने अपने रेंट्स भी पे करने हैं, हमने अपना दुकान के किराए भी पे करने हैं, हमने अपनी प्रॉफिट भी निकालनी है, दीगर अखराजात भी देखने हैं, बिजली के बिल हैं, इन सब चीज़ों को देख के हमें फिर एक रेट हमने मुकर्रर करना होता है। अगर हम वो रेट मुकर्रर नहीं करेंगे तो हमारा अपना नुकसान है। अब यहाँ से डायरेक्ट सवारी निशान जाता है हुकूमत के तजिए पर, भाई आप लोगों ने जो 177 रुपये कीमत मुकर्रर की है कि उसमें ना तो दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है, ना ही कंपनी कीमत कम कर रही है, फिर ये जो आप ऐलानात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये बनता है कि हुकूमती ऐलानात जो हैं
ये सिर्फ और सिर्फ अवाम में एक मकबूल होने का इनका टूल है। अब ये कहीं भी जब ये हमारे हुक्मरान स्पीच करेंगे तो ये बार बार कहेंगे जी हमने एलपीजी को 500 से 170 तक ले आए। कहाँ 170 तक ले आए? मार्केट में तो वैसे ही महंगी दामों फरोख्त हो रही है। तो हुकूमती जितने भी रिलीफ आते हैं उससे आवाम जो है वो वैसे ही महरूम रहती है। वो अलग बात है, माह रमज़ान में आटे वाला जो रिलीफ था वो फिर भी आवाम तक पहुंचा है, लेकिन कीमतें कम करने वाला रिलीफ जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो एलपीजी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस्तेमाल की बात करें तो फिर उसके बाद आपके किरायों में भी इजाफा हो जाता है। यही बात अभी मैं करने वाला था कि रिक्शे पर एलपीजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो वो पे क्योंकि रिक्शा चल रहा है तो फिर उन्होंने उस हवाले से लोग जो है वो अपना एक सस्ता ढूंढते हैं कि चलें कम पैसों में आप जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। लेकिन उसमें भी होता है कि किरायों में जो है अच्छा पेट्रोल भी आपका जिस तरह कीमतें उसमें बढ़ता है, उसके बाद उसकी कीमतों में भी इजाफा और उसके साथ अब ये आप देख लें डीजल की कीमत में 7.5 रुपए इजाफा हुआ है। 7.5 रुपए 1 लीटर में इजाफा हुआ है और कल ही ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराएजात को हैरानकुन सतह तक बढ़ा दिया है। और कल आवाम जो है वो भुखलाहट का शिकार थी क्योंकि ईद खत्म हुई। वो लोग जो 500 रुपए 1000 रुपए किराया भर के एक शहर से अपने शहर में वापस आए थे और ईद के दिनों में ही 7.5 रुपए बढ़ रहे हैं, तो जब वापस आए वही किराया 500 से बढ़कर 1000 हुआ पड़ा है, 1000 से बढ़कर 1300 रुपए हुआ पड़ा, तो उनके लिए हैरानकुन बात थी। तो किरायाजात डीजल की कीमतें बढ़ाने पर बढ़े हैं, इसी तरह एलपीजी जब महंगी होती है उसके जो है वो किरायाजात बढ़ जाते हैं, उसका असर जो पड़ता है वो रिक्शे वालों पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और फिर एलपीजी आपको पता है घरों में भी इस्तेमाल होती है। उसकी एक वजह ये है कि जो सुई गैस है उसकी कुछ सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं होती, सुई गैस अक्सर गायब इसका भी कहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल लोड शेडिंग इस हवाले से सुई गैस के हवाले से वहाँ पे गैस जाती ही नहीं है। हाँ, ऐसे टेल एंड एरियाज होते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा, जहाँ पर है ही नहीं, मुयसर ही नहीं है कि लोग जो है ये हवाले से सिर्फ गैस के मीटर्स तो लगे हुए हैं लेकिन आपके पास गैस। यहाँ पे ना 2 किस्म के इलाके तीन किस्म की चीजें आती हैं। मैं सुई गैस डिपार्टमेंट को कवर करता रहा हूँ। एक होता है टेल एंड एरियाज, ये वो इलाके होते हैं जो सुई गैस की जहाँ से सप्लाई आ रही होती है उससे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और वो आखिरी हद होती है, तो वहाँ तक गैस पहुँचने में ना टाइम बहुत लग जाता है, तो उन इलाकों में प्रेशर कम जाता है। फिर कुछ वो इलाके हैं जिस तरह मुल्तान शहर में अंदरून मुल्तान है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे सुई गैस की जितनी भी पाइपलाइंस नस्ब की गई हैं बहुत पुरानी है, पुरानी होने की वजह से वहाँ पे गैस का प्रेशर कम होता है या फिर गैस नहीं पहुँच पाती। तीसरे वो इलाके हैं जहाँ गैस का नामो निशान ही नहीं है। इसमें अक्सर शहर के अंदर तो गैस कहीं ना कहीं से मिल रही होती है, लेकिन शहर से थोड़ा सा बाहर जाने लगते हैं तो गैस जो है वो दस्तयाब नहीं होती। तो फिर वहाँ पे या तो लोग ईंधन के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ इलेक्ट्रिक चूल्हा अब आ गया है, या फिर लोग एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एलपीजी वो महंगी पड़ जाती है, महंगी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अब कुछ लोगों से सवाल करें ना कि आप लोगों ने इन दिनों ईद का गोश्त कैसे इस्तेमाल किया है, कहते हैं जी लकड़ियों पर, इन कोयलों पर तो ईद का गोश्त भुना जा सकता है, लेकिन इसका गैस पर थोड़ा मुश्किल होता है, ये एलपीजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। तो ईद के दिनों में लोगों को एक सुई गैस की बंदिश, उसकी लोड शेडिंग और उसके साथ साथ एलपीजी महंगी, तो इस वजह से लोगों को खाने पकाने में भी कई किस्म के मसाइल का सामना रहा है। लेकिन खाया पिया फिर भी है। अच्छा, ये बात भी है। मैं कल खाया पिया फिर भी है। कल चिकन की कीमतों पर हम बात कर रहे थे। चिकन आपको पता है इस ईद पर 618 में फरोख्त हुई, 800 में भी फरोख्त हुई है। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा अच्छा ये बड़ी ईद है, हर किसी के पास गोश्त भी दस्तयाब है, तो फिर भी चिकन सेल हो रही है? कहता हाँ जी सेल हो रही है, बड़ा रश लगा होता है। क्योंकि ना कुछ लोग नहीं खाते। अगर कुर्बानी वाले गोश्त की बात करें तो लोग जो है मटन हो गया, बीफ हो गया, इस हवाले से कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। और आजकल के जो हमारे स्पेशली बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते ना, उनका तो चिकन के बगैर गुजारा ही नहीं है ना। वो तो हालांकि बीफ के करीब होना चाहिए, मैं बीफ से दूर नजर आते हैं और मुझे अजीब लगते हैं वो लोग जो बड़े गोश्त से दूर नजर आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ये अभी आपका क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का भी मसला होता है, अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसान है। ज्यादा इस्तेमाल ना करें आप लेकिन आप खाएं जरूर, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी की नीड है, तो आपको प्रोटीन्स भी चाहिए होती हैं, तो ये आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन ज्यादा उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं है। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल वो बुरा ही होता है, वो चाहे। तो चिकन के हवाले से बात की जाए तो चिकन का इस्तेमाल क्योंकि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हर डिश का हिस्सा बन गई है। क्योंकि अब तो चले ईद आ गई, इस हवाले से जो है लोगों को गोश्त के हवाले से, वरना तो आपका मटन और आपका बीफ जो है उसकी कीमतें पहुंची हुई हैं, एक आम बंदा तो उसको नहीं जाके गोश्त ले सकता। तो चिकन और ये बराबर हुए हुए हैं किसी हद तक ना चिकन। अब ये देख लें कि चिकन की सरकारी कीमत 618 है,
ये ईद पे 800 रुपए किलो भी फरोख्त हुआ है। 455 रुपए जिंदा की सप्लाई है इसकी। कोई बात नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, जिसका जैसे बिल आ रहा है बस वो उसी तरीके से जो है। दुकानदार बड़े इन दिनों बड़ा खूब कमाते हैं। अब मेरे ही अगर गांव में जब मैं जाता हूं तो मैं रेट्स वगैरह देखता हूं, तो अगर मैं उनसे पूछ लूं, मैंने कहा आप सही तरीके से मैंने कहा बताएं आपको चिकन किस रेट में पड़ रही है, तो वो ना हंसने लग गए। मैंने कहा अब रेट किस पे दे रहे हैं जी? 750 रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा बनता तो नहीं है। तो यार जिस रेट पे लग जाए ना ग्राहक हम लगा देते हैं, वो चाहे 800 पे लग जाए चाहे 700 पे लग जाए। आप आ जाना 600 रुपए में कर लेंगे, 550 रुपए में कर लेंगे। ये वही कहते हैं ना, ये जो है हमारे यहाँ ये चीजें इन्हीं चीजों के बिगाड़ की वजह से जो है हम लोग उनका जिसका जहाँ मौका मिलता है वो जो है वो अवेल करता है। इस पे मजीद भी इनसे बातचीत होगी। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह मौसम की पहले बात हो रही थी कि मौसम का हाल जान लेते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। इस तरह महसूस हो रहा है जैसे सूरज सवा नेजे पर आ चुका हो और सूरज ने शदीद किस्म की मुल्तान शहर के बासियों को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अगर अभी की बात करें तो अलल सुबह से ही हल्की और तेज हवा चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है और डायरेक्ट 2 से 3 मिनट तक सूरज की रोशनी के सामने किसी भी शख्स का खड़े होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। कल भी अगर देखा जाए तो मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा था। अभी भी तकरीबन दर्जा हरारत तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील्स लाइक तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। कल भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दोपहर के औकात में तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन फील्स लाइक कहीं 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा था। गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा था। बाहर जब निकल रहे थे दोपहर के औकात में तो मोटरसाइकिल हजरात के लिए तो ऐसा फील हो रहा था जैसे ऊपर वाली स्किन बर्न हो रही हो, इतनी शदीद गर्मी थी। आज भी कुछ मौसम बदला नहीं है, उसी तरह से ही मौसम है। गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। आज तो अलल सुबह से ही इस तरह महसूस हो रहा है जैसे ऊपर वाली स्किन बर्न हो रही हो। गर्मी काफी ज्यादा आबोताब के साथ चमक रही है, आंखें दिखा रहा है सूरज भी अपनी। हवा में नमी के तनासुब को अगर देखें तो आसमा मुल्तान शहर में आज हवा में नमी का तनासुब 62% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता दिनों से कदरे आलूदा है जो कि 139 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से या आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आइंदा आने वाले 2 रोज तक भी मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा, लेकिन उसके बाद मानसून बारिशों का एक सिलसिला एंट्री करने को भी तैयार है जो 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा और कहा जा रहा है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। आज अगर शाम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम में गर्द आलूद हवाएं कहीं हल्की और कहीं तेज चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अलबत्ता बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हवा चलने से मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह हसन बता रहे कि अभी कल भी जो है मौसम काफ़ी गर्म था और अभी भी आज भी इसका टेम्परेचर जो है वो 33 सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। कल तो बहुत ज्यादा, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, शदीद गर्मी, चुभने वाली गर्मी थी। तो ये मौसम जून का जाहिर सी बात है, जुलाई अब स्टार्ट है तो जाहिर सी बात उसके बाद का महीना आएगा। हाँ, अभी फिर अगस्त भी आया है और अभी 2-3 महीने गर्मियों के दरिया है ये जो है ना इन दिनों मौसम का जो है और मौसम में गर्मा थोड़ा लंबा भी होता है। ये अक्टूबर के एंड में जाके मेरे ख्याल में कुछ कंट्रोल होगा।
और फिर नवंबर में जाके थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा। तो ये एक लंबा टाइम है जिसे मुल्तान गर्मियाँ थोड़ी जाती हैं आपके सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है ये पीरियड चलता है, और फिर उसके बाद जो है अच्छा सर्दियाँ तो वैसे बहुत थोड़े टाइम के लिए आती हैं हमारे तो पास। वैसे ही बहुत थोड़े टाइम के लिए, हाँ बहुत थोड़े टाइम के लिए। हर मौसम का किरदार होता है, फसलों को, फलों को, उनको पकाने वगैरह के लिए। तो अगर मौसम का किसी का टाइम पीरियड लंबा है, किसी का शॉर्ट है, उसका कहीं ना इस बार कहीं क्योंकि जरा फलों की आम की बात कर लें, जिस तरह बात हो रही थी अभी मौसम के हवाले से भी, इस बार जो आम आया है, हम लोग मुल्तान का आम क्योंकि मशहूर कहा जाता है, तो वो ग़िज़ायत ही नहीं है, यकीन करेंगे, बहुत अजीब सा है, वो कहते हैं टेस्ट आ रहा है। ये भी जो है ना शायद मौसम की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसके असरात हुए हैं, मौसमियाती तब्दीलियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं ना, आप देखें तो सही। और पहली तो बात है आंधियों की वजह से साया बहुत हो गया, ठीक है, नुकसान भी बहुत हुआ है। फिर बारिशें मामूल से ज़्यादा होना, वो भी थोड़ा सा नुकसान रह गया। अब जाके गर्मी पड़ना शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह एक प्रॉपर पहले गर्मी पड़ती थी, बारिशों का एक फिक्स टाइम पीरियड था, आंधियों का फिक्स टाइम पीरियड था, तो आम जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त प्रोसीजर के तहत तैयार होता था। इस दफ़ा आम कंफ्यूज हो गया, आम कंफ्यूज हो गया अच्छा आम फिर लेट भी आया ना, लेट जब आम आता है फिर वो क्योंकि हर फल जो है वो मौसम के साथ अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, और फिर उसकी ग़िज़ायत भी वैसी होती है जो आपको अच्छी लगती है। लेकिन इस बार बड़ा टेस्ट भी चौंसा की एंट्री हो गई है, देखते हैं चौंसा अपनी जगह बनाता है या नहीं बनाता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसके साथ साथ जो है हम बात कर लेते हैं एमर्सन यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, तो इसमें जो है वो नए प्रोग्राम्स भी अब ऐड किए गए हैं, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो है उसकी तज़ीन और आराइश में भी जो है वो भी जारी है, इस हवाले से बताइएगा। एमर्सन यूनिवर्सिटी हर दफ़ा ही हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने के बाद एमर्सन में कई जो हैं वो नए बार बार हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ये कोई 2 हफ्ते कबल एमर्सन यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग हुई हैं, और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स में इन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दूसरे शहरों की, उनके प्रोफेसर्स को भी शामिल किया है, कई वाइस चांसलर्स को भी शामिल किया है, और मीटिंग्स हुई, और उसमें इन्होंने कई नए प्रोग्राम्स की मंजूरी दी है। और जहां यूनिवर्सिटी में पहले एमफिल के और चंद बीएस के प्रोग्राम्स चल रहे थे, कोई 14-20 के करीब थे, लेकिन अब वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि एमर्सन यूनिवर्सिटी में 38 के करीब बीएस प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, एमफिल के प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो नई चीज़ देखने को आएगी वो ये है, आजकल जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वो सोशल मीडिया जो है वो सारा जो कंट्रोल हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल हो रहा है, इंटरनेट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं। तो ये बड़ी ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीखने की। तो मुल्तान हमारा जो न सिर्फ मुल्तान बल्कि साउथ पंजाब हमारा जो है वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो जदीद इल्म है, उससे थोड़ा सा हम महरूम हैं। तो अब अगर मुल्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं तो ये मुल्तानियों के लिए एक बड़ी खुशनसीबी की बात, न सिर्फ मुल्तानियों के लिए बल्कि मुल्तान तो ऐसा शहर है जिसमें इर्द गिर्द के शहरों से भी लोग यहाँ पे स्टडी के लिए आते हैं। उसमें एमर्सन का एक बड़ा नाम है, उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस का बड़ा नाम है, BZU का एक बड़ा नाम है, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद पड़ रही होती है। तो एमर्सन में एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाफा हुआ है प्रोग्राम का, स्टूडेंट को जो है एक यहीं पे मुल्तान की सरकारी यूनिवर्सिटी में कम फीस पर जो है वो एक जदीद प्रोग्राम है स्टडी करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ एमर्सन यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट का भी इजाफा किया जा रहा है। सहाफ़त के लिए ना स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स बहुत कम हैं सहाफ़ती तालीम के लिए। अब जिन्हें कॉलेजेस में थे उनमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, BZU है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ISP वगैरह हैं, इसमें तो सही तरीके से सहाफ़त करवाई जा रही है और सहाफ़त की जो पढ़ाई है करवाई जा रही है। लेकिन अब जो एमर्सन था उसमें कोई नहीं थी, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उसमें ज़्यादा नहीं थी। तो अच्छा, क्या देखते हो सहाफ़त के हवाले से अभी हमारी करंट सिचुएशन भी जो चल रही है, लोगों बच्चों का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देख रहे हो कि सहाफ़त की तरफ? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये सवाल अलहदा टॉपिक पे तो मैंने शामिल भी करवाना, तो मैं इसकी मैं स्टार्ट लूँगा। सिविल लाइन कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ मेरी इसी मौजू पर बात हो रही थी, वो बड़े जज्बाती हो गए थे इस सवाल पर। मैंने कहा सर आप ये बताएं, आप सहाफ़त आपके कॉलेज में सहाफ़त का ये जो ADP और ये तमाम प्रोग्राम्स आप करवा रहे हैं जर्नलिज्म में, आपका एक कमरा है उसमें चंद कुर्सियाँ पड़ी हैं और कुछ 10-12 आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या ये वाइट बोर्ड पर आकर थोड़ा सा पढ़ा देना क्या सहाफ़त की तालीम मुकम्मल होगी आपकी? यहाँ पे एक पहली चीज़ ये थी कि वो कह रहे हैं अगर हमें सहाफ़त की तालीम करवाने तो दी जा रही लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है।
पहली चीज़ क्या है, सहूलियात का फुकदान है। अब सहाफ़त पहले होती थी सिर्फ इल्म डाटा कलेक्ट करना और कलम से एक आर्टिकल लिख देना, लेकिन अब सहाफ़त बहुत जदीद हो चुकी है। स्क्रीन पर रहना, एंकर बनना, रिपोर्टर बनना, और मीडिया के, अब सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया की तरफ मूव होना पड़ रहा है लोगों को, अखबारी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ मूव होना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अगर कहीं सहाफ़त की तालीम हो रही है तो उनको साथ में स्टूडियोज चाहिए होते हैं, उन्हें साथ में डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तब जाके स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, उनके जो इदारे हैं वहाँ पे सहाफ़त की तालीम के लिए तमाम तर जो हैं वो टूल्स हैं उनके पास दस्तयाब हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब रही बात स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट है या नहीं है, यहाँ पे लोग ना मीडिया को देखकर कहते हैं कि हमें मीडिया में जाना है। और जब देखते हैं ना, स्क्रीन देखते हैं, एंकर का मशहूर होना देखते हैं, एंकर का बड़ा एक आउटफिट देखते हैं कि यार हमें इस तरह बनना है, ठीक है, फेमस होना है, तो लोगों में ना इंटरेस्ट पैदा होती है, नए स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट पैदा होती है कि हमें ना सहाफ़ती दुनिया में जाना है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सहाफ़ती दुनिया में जाने के लिए अब डिग्री भी करनी पड़ती है, हम ठीक उसके लिए तगो-दो करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ उन्हें इस इल्म में नहीं है। अब ये चीज़ उनमें लाई कैसे जाए, वो उनका ये एक प्रोफेसर का ये कहना है कि सहाफ़त के सब्जेक्ट को इंटर से ही मजमून में शामिल कर लेना चाहिए। हम जो इंटर कर रहे होते हैं, 11वीं 12वीं या मैट्रिक करते हैं, उसमें कहीं भी सहाफ़त का, मैं कहता हूँ, एक मजमून तो छोड़ें, कहीं एक लेसन तक नहीं है किसी भी मजमून में। इंग्लिश देख लें, उर्दू देख लें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में मुस्बत सहाफ़त की जाए, पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अच्छे सहाफ़ी पैदा किए जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैट्रिक और इंटर से ही ऐसे सब्जेक्ट शामिल करें, ऐसे लेसन शामिल करें जिसमें जो हमारे अच्छे सहाफ़ी गुजर चुके हैं उनके जिक्र हों, उनकी खिदमात शामिल हों, और सहाफ़ी कैसे बना जा सकता है, सहाफ़ी क्या होता है, सहाफ़त क्या होती है, ये चीज़ें शामिल की जाएँ। फिर स्टूडेंट को समझ आएगी कि सहाफ़त क्या है। अब लोगों ने सहाफ़त समझ ली है माइक पकड़कर किसी भी वाक़े को रिपोर्ट कर देना ये सहाफ़त है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सहाफ़त, असल सहाफ़त क्या है, उससे हम थोड़ा पीछे हट चुके हैं। अब स्टूडेंट में इंटरेस्ट कम है, ये भी एक अलग सवाल है कि स्टूडेंट में इंटरेस्ट कम क्यों नहीं है। उसकी एक वाज़ह वजह पाकिस्तान के हालात हैं। जो भी थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है, एक्सपोज करने की कोशिश करता है चीज़ों को, उसको दबा दिया जाता है। तो आवाज़ को जो दबाना है और सहाफ़ी को जो धमकाना है, सहाफ़ी पर जो केसेस बनते हैं और सहाफ़ी को जो कई मसाइल का सामना देखना पड़ता है, जो नया आने वाला स्टूडेंट है वो डर जाता है, ठीक है। जिस तरह कुछ लोग पुलिस और फौज में इसलिए नहीं जाते कि वो ना डरते हैं कि यार मर जाएंगे, कुछ लोग शौक से जाते हैं शहीद होने के लिए। इसी तरह कुछ लोग सहाफ़त में इसलिए नहीं आते कि यार हमसे ये मुश्किलात नहीं देखी जाएंगी। आज इन दिनों पाकिस्तान में सहाफ़त के क्या हालात हैं, हर बंदे को पता है, आम बंदे को भी पता है। सहाफ़ी को उठा लिया जाता है, ठीक है, कत्ल हो गए। अरशद शरीफ अल्लाह देख रहे हैं, इमरान रियाज इतने अरसे से गुमशुदा है, उसका कोई पता नहीं है। इससे पहले कई सहाफ़ी उठा लिए गए हैं। तो अब इससे पहले अगर हम 1900 की सदी में, 1900 के ज़माने में चले जाएं, उन दिनों भी सहाफ़ियों को जेल में डाला जाता था। तो ये जो सहाफ़ियों के गिर्द ये जो एक सख्त घेर है ना, इसने स्टूडेंट्स को मायूसी में डाल रखा है। रहे तो हम एक आज़ाद मुल्क में रहे हैं और हमें बोलने की ही आज़ादी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी आपके मुल्क के हालातों की वजह से, अब मैं इसी वजह से आपसे क्वेश्चन किया क्योंकि आपकी बीट ऐसी है, क्योंकि उस तरीके से अब स्टूडेंट्स का ध्यान और जिस तरह इंटरेस्ट पहले था वो अब कम होता दिखाई दे रहा है। इस पर भी बात करते हैं शकील, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, सहाफ़त के हवाले से बात हो रही थी, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हवाले से। अच्छा फिर साथ साथ हम एजुकेशन सिस्टम को भी देखें तो क्या देखते हो कि एजुकेशन सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, या बस जो सिस्टम चल रहा है बस उसी को लेकर चल रहे हैं? अब ये देखें, जितने भी वो कंट्रीज़ जिन्होंने अब मुमताज़ कौमों की सफ में खड़े हैं इस टाइम, जिन्होंने तरक्की की है, मेरा ख्याल है उनका एजुकेशन सिस्टम आइडियल है, ठीक है। जिसमें आप चाइना को सिस्टम देख लें, उसके बाद अमेरिका का देख लें, फिनलैंड है वो बड़ा मशहूर है इस हवाले से, उनका सिस्टम देख लें, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पर बड़ा काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे महंगी उगर दी है ना। आप हमारे हुक्मरानों की तालीम देखें, आप यकीन करें, इस बात की खुशी भी होती है और ना रोना भी आता है कि हमारा जो MNA या MPA जाके लगता है, ये जो वजीर लगता है, आप उनके मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सारे, मोस्टली ऐसे हैं, यकीन करें, आउट ऑफ कंट्री से बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रीज करके आए हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आके उनको पोस्ट मिलती है
वो इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के वो एक रिवायती सियासत शुरू कर देते हैं। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए जितनी भी चीज़ें उनको करनी चाहिए, हमें जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवानी चाहिए, सिलेबस में तब्दीलियाँ करवानी चाहिए, जो हमारे तालीमी इदारों में असूल व ज़वाबित बने हुए हैं उनमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं की जा रही हैं। बजट मुख्तस कर दिया जाता है, किताबें मुहैया कर दी जाती हैं, जी कानून बना दिए जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ऐसा क्या है कि वो एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर क्यों नहीं है? और उसकी वजह ये है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में सहूलियत दी जा रही हैं। सोलर पैनल लगवाना कितना मुश्किल है और सरकारी स्कूलों की छतें भरी पड़ी हैं सोलर पैनल से। सोलर पैनल वहाँ पे दिए गए हैं, टैबलेट्स दे दिए गए हैं टीचर्स को, ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी जो अटेंडेंस वगैरह का बच्चों का सिस्टम है वो सारा जदीद कर दिया गया है। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों का हाल देख लें, वो वही वैसे के वैसे हैं जो आज से 10 साल पहले थे। बच्चों पर वैसा काम, सरकारी स्कूल का जो टीचर है यकीन माने बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर होता है, अच्छी तालीम होती है, लेकिन वो जैसे किसी स्कूल में जाके टीचर लगते हैं तो पता लगता है कि बच्चों पर तो काम ही नहीं किया जा रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो ऊपरी अफसरान बैठे हैं वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि आप जो स्कूल में गए हैं, आपने अपने सब्जेक्ट में, आपने अपनी क्लास में क्या बेहतरी लेके आए हैं। मैंने अपने ही गांव के एक स्कूल विजिट किया जहाँ से मैं खुद पढ़ के एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। मैंने तमाम कमरे देखे, बड़ा खुशी होती है जब आप अपने पुराने स्कूल को देखने जाते हैं। तो कुछ क्लासें ऐसी थीं जो बाहर आज से 10 साल पहले जो लोग टाटों पे बैठे थे, कुछ क्लासें ऐसी जो अभी भी टाटों पे बैठी थीं। और एक फिर हम रूम में चले जाते हैं, एक आप रूम में गए हैं, उसकी दीवारों पे कहीं भी कोई बैनर नहीं है, जो उनका ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है उस पर कोई भी ऐसी चीज़ बेहतर अंदाज में लिखी नहीं गई। उसमें बच्चों की जो बैठने की तरतीब है वो बेहतर नहीं है। टीचर है वो भी आज से 10 साल पुराने स्टाइल में टांगे लंबी करके और स्टिक हाथ में पकड़ के और जलाद बन के बैठा है। दूसरे कमरे में चले जाएं, कुछ निज़ाम। फिर मेरे एक ऐसे कमरे में जाना हुआ कि उस कमरे में चारों दीवारों पर बड़े ज़बरदस्त और नॉलेज वाले बैनर्स लगे हुए हैं। एक टीचर बैठा मुसलसल बच्चों की कापियाँ चेक कर रहा है, काम कर रहा है, बच्चे बड़ी खामोशी से आ रहे हैं, काम चेक करवा रहे हैं। तो उस पूरे स्कूल में एक टीचर अपनी क्लास को इतने बेहतर अंदाज में लेके चल रहा है, बच्चे खामोशी से बड़े बाअदब अंदाज में सारा काम करें, तो बाकी जो टीचर्स हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं बेलोस होकर, बाकी जो है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक टीचर्स को कटहरे में नहीं ले जाएगा कि मतलब आप कितना काम कर रहे हैं, आप सरकारी, खासतौर पर सरकारी स्कूल वालों पे, तो सरकारी स्कूल में बेहतरी नहीं आ सकती। और रही प्राइवेट स्कूल्स की बात, तो बड़ी तनकीद की जाती है कि प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं आवाम को। ठीक है, उनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल का काम ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतर एजुकेशन मिल पाएगी। हम देखते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो बच्चे जो प्राइवेट इदारों से पढ़ के आए हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की निस्बत से। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम के बेहतर ना होने की वजह। और बात चल रही थी हमारी सहाफ़त से। अब हम चूँकि खुद मीडिया में हैं, मैं जाता भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कवरेज पर हूँ, मुझसे अब ना अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं, मेरे अपने ही जो जूनियर्स हैं वो सवाल करते हैं, स्टूडेंट्स राब्ता करते हैं कि भाई हम मीडिया में आना चाहते हैं तो आप हमें ना गाइड करें हम कैसे आएँ। अब वो मीडिया में सिर्फ आना चाहते हैं लेकिन उन्हें काउंसलिंग दी ही नहीं गई कि आपने आगे कौन कौन से फील्ड में जाना है, उसका जाने का तरीकाकार क्या है और उस फील्ड में आप जा भी सकते हैं। अभी एक बंदा है उसको मीडिया की किसी चीज़ का लिख बे का पता नहीं है, लेकिन वो देखो दिखाई में मीडिया में एडमिशन ले लेता है और 4 साल बाद पता चलता है कि वो तो मीडिया का स्टफ ही नहीं है। ठीक है, अब मीडिया में भी समझने की ज़रूरत है कि मीडिया में सिर्फ आके बैठ के एंकर बनना नहीं होता, रिपोर्टर नहीं होता, मीडिया में बहुत चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं वो वीडियो प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट की तरफ जाते हैं, कुछ क्रिएटिव साइड की तरफ जाते हैं, कुछ एंकर बनते हैं, कुछ रिपोर्टर्स बनना चाहते हैं। ठीक है, और फिर कुछ ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल ना यूट्यूब को देख देख कर ना डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं। आजकल आपको पता है यूट्यूबर्स की भरमार है, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा भरमार है। इंडिया वाले फिर भी यूट्यूबर्स कामयाब हैं, पाकिस्तान वाले यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे, स्किल नहीं है उसको चलाने की। तो उसके लिए कोर्सेज़ वगैरह भी अब करवाए जा रहे हैं, वीडियो के कोर्सेज़ हैं तो ऑडियो के कोर्सेज़ हैं। तो मुझसे जब भी कोई सवाल करता है मुझसे पहले पूछता हूँ कि भैया आपको सहाफ़त का पता है, सहाफ़त क्या होती है, आपको ये भी पता है मीडिया में कितने फील्ड्स हैं। जब उन्हें खोल के सारी चीज़ दिखाई जाती है कि ये मीडिया में सारी पोस्टें हैं, आप किधर आना चाहते हैं, फिर जाके वो कंफ्यूज होते हैं और सोचने पर मजबूर होते हैं कि यार हमें तो इस तरफ जाना है। तो इसका ये बेहतर तब हो सकेगा, स्टूडेंट्स तब चूज़ कर सकेंगे जब इंटर से या मैट्रिक से, मेरे ख्याल में 10वीं क्लास में आके ना बच्चे का दिमाग जो है वो ग्रूम होना शुरू होता है।
वो सोचना शुरू करता है अपने फ्यूचर के बारे में और अपने करियर के बारे में, या 10वीं में आके उसको थोड़ा सा बताएं, वो बड़ी जरूरी है, या फिर इंटर में कोई ऐसा सब्जेक्ट शामिल करवाना चाहिए सहाफत का जो उन्हें समझा सके सहाफत है क्या, करनी कैसे है, हमारी सहाफत की पाकिस्तान में तारीख क्या है और आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। फिर स्टूडेंट जो हैं वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि हमें सहाफत में आना है या नहीं आना। लेकिन इस वक्त जहाँ स्टूडेंट्स को सहाफत का शौक है, ऑनलाइन अर्निंग का भी बहुत ज़्यादा एक रुझान बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अमरसन यूनिवर्सिटी में इस स्टूडेंट्स को खुद रोज़गार खुद मुख्तार बनाने के लिए ऑनलाइन अर्निंग की तरफ स्पेशल उन्हें सेमिनार्स भी करवाए जा रहे हैं और कोर्सेज भी स्टार्ट करवाए जा रहे हैं, ताकि वो वाइस चांसलर का जो विजन है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो यहाँ से न सिर्फ डिग्री लेके जाए बल्कि यहाँ से साथ में कोई स्किल भी हो, और वो जब डिग्री उसकी ख़त्म हो कहीं ना कहीं वो कमा भी रहा हो और वो डिग्री के बाद डिग्री लेके फ्री ना बैठा हो। क्योंकि हमने तो मोस्टली यही देखा है ना कि हमेशा कोशिश यही रही कि अच्छे एक तो नंबरों की दौड़, फिर आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप जॉब लें। फिर आपके पास जो है स्किल तो कोई है नहीं, एक्सपीरियंस भी आपके पास कुछ नहीं है इस तरह का, तो फिर आप खाली हाथ जो है वो खाली हाथ रह जाते हैं। तो ये बड़ा एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करें तो हमारे तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को जो है वो चेंज होने की जरूरत है। हर सिस्टम में खलल आया हुआ है, ये हकीकत है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ एजुकेशन चूंकि हमारी एक तरबियत है, हमारा बिल्कुल यही है कि हमारे एक तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यूथ की बात करें तो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया आपका शकील, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? अभी जो अदब के हवाले से बात करें कि लोग अदब से दूर होते जा रहे हैं, आपकी जर्नी वैसे कैसे रही? पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, फिर आगे अदब की तरफ आते हैं। देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, एजुकेशन और अदब का चोली दामन का साथ है। देखें, अदीब इनहेरिट होता है, या शायर होता है या नहीं होता। अच्छा, जो एजुकेशन होती है वो उसको शऊर देती है, बिल्कुल, इंसानियत का, रिश्तों का। बस एजुकेशन का इतना काम है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं हमारे पास, अदब की चीज़ें हैं, वो इनहेरिट चीज़ें होती हैं, वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। अब हमीद अज़हर सिद्दीकी साहब हमारे सामने एक अहद है, ठीक है, ये मसलन के ये इस मकाम पर अगर पहुंचे हैं तो मेहनत करके पहुंचे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अक्सर मैं अगर इनके यहाँ जाता हूँ तो इनसे गुफ्तगू करता हूँ तो अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे सब कुछ बताते हैं। वो हमारी जो नई नस्ल है, जो हम लोग हैं, डॉक्टर साहब ने सही बात की कि डिग्रियां हमारे पास जरूर हैं, कागज़ के टुकड़े पे तवज्जो है, इल्म पर तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। माजरत के साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे PhD डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे नाम नहीं मैं लूँगा, जिनके पल्ले कुछ नहीं है लेकिन डिग्रीज हैं। उन डिग्रीज का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर आप अपने रिश्तों को ना पहचान सकें या आपको इल्म ही ना हो। और जो शायरी है वो इनहेरिट है। अच्छा, जो मेरा मानना ये है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज़ लिख रहा है या कुछ सोच रहा है, कह रहा है, वो हसास है। और जो शायर होते हैं वो भी हसास हाँ जी, बिल्कुल, होते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के माहौल में जो चीज आप देख रहे पहले महसूस कर लेते हैं ना, वो चीजों को लफ्जों में वो आप बयान करते हैं। जी जी बिल्कुल, वो चीजों को पहले महसूस कर लेते हैं, उन चीजों को। तो शायरी बड़ा मुश्किल फन है, इतना आसान नहीं है, इसलिए। सही। तो आपकी जर्नी ठीक रही, आपका जो स्टार्ट रहा? जी, मेरा स्टार्ट बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि मेरे ताया जी सलीम अख्तर फरानी साहब वो शायर थे, सदारत अवार्ड याफ्ता थे। मेरे वालिद साहब खुद अफसाना निगार थे। अच्छा, वो इनहेरिट चीज़ें मुझ में आई, इनहेरिट चीज़ें आई। मैं अदब में मसलन कैसे आया कि मेरे वालिद साहब की तकरीब थी, शायद हमीद अज़हर सिद्दीकी साहब भी वहाँ मौजूद थे, सपनों की राजधानी। अच्छा, वो कंडक्ट मैं कर रहा था, तो लोगों ने कहा ये राना गुलाम ताहिर साहब के बेटे हैं। तो मेरे जहन में वही क्लिक आया कि यार ये तो मेरे वालिद साहब के, बेशक ठीक है वो मेरे वालिद हैं, मैं वालिद साहब की वजह से पहचाना जा रहा हूँ, मेरी अपनी पहचान क्या होगी? मेरी तो उसका मतलब कोई पहचान नहीं है। चीज़ें तो जाहिर बात है ब्लड में थी, इनहेरिट चीज़ें थी। तो फिर वो मसलन मैं बचपन में 3 और 3 कहानियाँ पढ़ा करता था अखबार जहाँ की। सही है, ठीक है। रिसालों में ये शेर, वो किरण में, शुआ में वो मज़ाहिया शेर होते थे, एक पोर्शन होता था तब का, वो मैं जिद करके, मसलन कि मेरी जो पॉकेट मनी होती थी, मैं कहता नहीं मुझे आप ये रिसाले लेके दें, मैंने ये चीज़ें पढ़नी है।
वो चीज़ें थी ब्लड में। अच्छा, फिर ज़ाहिरी बात है, फिर तरबियत हुई। तरबियत का सबसे बड़ा एक अमल दखल होता है। और मेरी खुशनसीबी ये रही, मैं मोस्ट सीनियर्स लोगों ने मेरी तरबियत की, उनमें उठा बैठा। सर के साथ बड़ा कुर्बत रही मेरी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो वो जो तरबियत होती है ना, असल वो आपकी चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपकी तरबियत, अगर आप साहिब इल्म है, सब कुछ है, तरबियत नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सही कह रहे हैं। देखिए जी, ये तरबियत, ये मैं माहौल में देखता हूँ कि जिस माहौल में इन्होंने परवरिश पाई, इनके हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो एक माहौल अदबी इल्मी माहौल है जो विरसे में इनको जो है मिला है। तो इसलिए आदमी सीखता है उस माहौल से। तरबियत पाई इन्होंने अपने बुजुर्गों से, उनसे सीखा। और इसीलिए इकबाल ने एक जगह कहा था कि बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर वारिस मीरास पिदर क्यों कर हो। अगर बाप का इल्म बेटे को नहीं आता तो बाप की जायदाद पे, विरसे पे उसका कोई हक नहीं। तो उसको वो आना चाहिए। तो ये उस माहौल में उन्होंने सीखा। बाकी फिर अपनी सलाहियतें होती हैं कि जाहिर है कि जब वो वक्त के साथ साथ पॉलिश होते जाते हैं, लोग मिलने आते हैं बुजुर्गों को, आप उनकी महफिल में बैठकर सीखते हैं। तो इनका जो इल्मी, अदबी और फ़नी सफ़र है वो इस लिहाज से बड़ा पुरकशिश है कि इन्होंने अपने आबा अजदाद की मीरास को आगे लेकर बढ़े। और ये बड़ी अच्छी बात है, इसको आगे लेके चलना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत भी है। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ है हमारे साथ मियाँ वाली से, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैंने कहा मैम कि मेरी एक बात थी कि बच्चा को शेर सुना दें। शेर सुना दें? हाँ सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइश भी आ गई फौरन। जी, चलिए मैं एक मुख्तसर रस्म सुना देता हूँ कि तू जनता की कोई मूरत है, तू जनता की कोई मूरत है, या मोम जैसी कोई सूरत है। वाह। तो जनता की कोई मूरत है या मोम जैसी कोई सूरत है, तुझको लॉकेट की क्या जरूरत है, तुझको लॉकेट की क्या जरूरत है, हाँ। जब गला इतना खूबसूरत है। वाह, जब गला इतना खूबसूरत है। वाह, क्या बात। अच्छा, जाहिर सी बात है, शायरी, अच्छी शायरी भी जो है वो आपको बड़ी, आप सुने तो आपको अच्छी लगती है। और आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप समझ रहे होते हैं कि आपके जज्बात से जुड़ी हुई होती हैं, जब आप शायरी के अंदाज में आती हैं तो आप उसको ज़्यादा उससे महसूस होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी उसमें मैटर करती हैं। अच्छा सर, जैसे तरबियत की बात हो रही थी, आप माशाल्लाह से इतने अरसे से पढ़ा भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आपने देखा है, गौर व फिक्र किया है। आप क्या समझते हैं हमारे अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं? तरबियत जो है वो क्यों ख़त्म होती जा रही है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। असल बात यह है कि एक ज़माने में तालीम और तरबियत ये इकट्ठा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, और स्कूलों में या कॉलेजों में तालीम और तरबियत का बंदोबस्त होता था। अब तालीम तो दी जाती है, तरबियत नहीं जाती। तो इसलिए तरबियत जो है एक लाजमी हिस्सा होता है, इंसान सीखता है। और ये समझ लीजिए कि वो एक नज़रियाती बात है, ये उसका प्रैक्टिकल है। तो जब तक हमारी तरबियत सही नहीं होगी, हमारी तरबियत नाक़िस होगी, तो उसका नतीजा भी यही निकलेगा। तो इसलिए जो नई नस्ल आ रही है उसकी तरबियत पर असातिज़ा को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो जहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं वहाँ उठना बैठना भी सीखें, वो लोगों से डीलिंग भी सीखें, वो जज्बात के इजहार का तरीका भी सीखें। हमारी नई नस्ल जो है बहुत जल्द जोश में आ जाती है, जज्बात का इजहार हो जाता है। कई दफ़ा हम देखते हैं हंगामा तोड़ फोड़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें जो है जज्बात को जो है कंट्रोल करना चाहिए। अपनी बात सलीके से कहने का ढंग ये उस्ताद ही सिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कि उन्हें वो सिखाना चाहिए कि किस अंदाज से आपने बात कहनी है। एहतजाज करना है तो कैसे करना है, पुरअमन तरीके से करना है। लिखना है तो किस अंदाज से लिखना है, बात करनी है तो किस अंदाज से बात करनी। तो ये डिबेट्स जब हुआ करती थी इदारों में, ये उनकी तरबियत होती थी। मुशायरे, अदब का जो एक आपका एक पीरियड होता था उसमें आपकी बड़ी चीजें होती थी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अमीर हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। जी, बात करें आप, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, ये ना जी मैं बात कर रहा हूँ
तो यहाँ पर शेर भी सुनाते हैं आप लोग? हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल जी, शेर अभी उन्होंने सुनाया भी है। आप अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है शेर सुना भी होगा। नहीं, और शेर सुनाते हैं ना। चलिए इनके लिए कॉल ड्रॉप होगी। चलिए मैं अपना एक शेर सुना देता हूँ। जी 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 जरूर। ये नौजवानों के लिए। जी हमारी आजिज़ी दरअसल जीना है तरक्की का, बुलंदी के लिए बुनियाद पस्ती से उठाते हैं। वाह क्या बात। अरे वाह, बहुत खूब। तो इसलिए ऐसे नौजवानों के लिए कि अपने आप को जो है ज़रा पस्ती से बुनियाद उठती है, तो इसलिए अपने आप में गरूर और तकब्बुर ये चीज़ नहीं, सीखने के लिए जो है झुकना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे तो इस लिहाज से जो लोग झुकते हैं वही कल जो है सर फख्र से बुलंद करके जो है फिर चलते हैं। सर आप समझते हैं माजरत के साथ आजकल जो हमारे असातिज़ा हैं, क्या वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस हैं? उस नहीं, आपकी बात सही है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह और शोबों में ज़वाल है इसी तरीके से हमारे भी यहाँ है। लेकिन यह है कि बुनियादी शोबे होते हैं जो मुख्तलिफ महकमे हैं, उसमें तालीम का महकमा ज़रा मुख्तलिफ है। वो इस लिहाज से कि सिर्फ इसका ताल्लुक इससे नहीं है कोई पेशा अख्तियार करना है, कोई आपने डिग्री ले ली, इसका ताल्लुक मुस्तकबिल और मुल्क की तामीर से है। इसलिए इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि और उस्ताद जो है वो सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम नहीं होता, वो इस लिहाज से एक कौमी कारकुन भी होता है, कौमी जज्बात रखता है, वो नई नस्ल की तरबियत करता है जिसने आगे चलकर मुल्क की बागडोर संभालना होता है। फिर उसको अपना किरदार उसी अंदाज से तालिब इल्मों के सामने पेश करना होता है। उस्ताद, सच्चा उस्ताद जो है वो रोल मॉडल होता है तलबा और तालिबात के लिए, वो उसी जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस जैसा नहीं हैं तो फिर अपने मकसद में हम नाकाम हो गए कि अगर हम ईमानदारी का दर्स दें और ख़ुद ईमानदार ना बन सकें, रासबाजी का दर्स दें, खुद रासबाजी इख्तियार ना कर सकें, हम कहें कि वक्त ज़ाय ना करें और ख़ुद हम वक्त ज़ाय कर रहे हों, तो फिर जो है उसमें तो तज़ाद होगा। तो इसलिए उस्ताद का किरदार हमेशा मिसाली होना चाहिए। और इसमें जब हम खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ औक़ात महसूस करते हैं कि हमारा किरदार वो मिसाली नौइयत का नहीं है जो एक नज़रियाती ममलिकत में या एक ऐसी ममलिकत में जो लोगों के मफाद का ख्याल करती है और फलाही रियासत, उसके मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों माशाल्लाह आपका अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिस तरह अभी अदब के हवाले से हम बात कर रहे थे, आप नहीं देखते कि लोग अब पढ़ने लिखने से जो है वो बस गुरेज ही करते हैं, कहते हैं ज़्यादा पढ़ना ना पड़े या रिसर्च की तरफ नहीं जाते, दूर भागते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे सर से कि हमारा एक स्पेशली अदब से रिलेटेड एक पीरियड आता था, उसमें आपकी तकरीर, हाँ जी, बज़्म अदब। तो अब तो हमें हमारे स्कूलों में नहीं ना, बच्चे हमारे तो अदब के हवाले से कोई उनको पता ही नहीं है। जी जी, वो आपकी बात ठीक है। असल में जैसे सर ने कहा तरबियत की बात है, असल में हम बच्चों को रट्टू तोदा पैदा कर रहे हैं, रट्टे पे लगा दिया। ठीक है, मैं पिछले दिनों ऐसी मेरी नज़र से गुजरा, डॉक्टर कदीर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो डॉक्टर कदीर साहब कहते हैं कि मेरे पास वो स्टूडेंट आए जिन्होंने 200 में से 200% मार्क्स लिए हुए थे। ठीक है, और प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस में वो सिफर थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास नहीं रखा। असल में हमारी जितने भी इदारे हैं या यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, हमने स्टूडेंट को लगा दिया रट्टे पे। पहले वक्तों में उस्ताद की और शागिर्द की दोस्ती होती थी, उस्ताद बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया करते थे। अब हमारे यहाँ ये है कि जो माज़रत के साथ हमारे जो मोस्ट सीनियर लोग हैं एकेडमियों में जाके पढ़ाते हैं, वो माहौल नहीं है, वो कॉलेज के माहौल नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से तरबियत का फुकदान हो गया है। देखें, ज़रूरियात भी हैं, फासले भी कम हो गए हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लेकिन तरबियत नहीं है, ना घर से ना इदारों से। लेकिन हमने इस चीज़ को, जाहिर सी बात है, मसाइल पे तो हम हमेशा बात करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ भी आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हम जब तक उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी कि अदब के हवाले से कि इस तरह हमारी इन चीज़ों को कैसे बहाल किया जाए, दोबारा बच्चों को उस तरफ लाया जा सके। मैंने सबसे पहले तो स्कूलों में, कॉलेजों में एक अदब का लेक्चर होना चाहिए। ठीक है, बताना चाहिए, शेर फहम होने चाहिए। ठीक है,
एक सब्जेक्ट रख दिया जाए कि ये लाजिम है कि आप पढ़ें। आप देखें कि हमारा अलमिया देखें, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि माएँ कहती हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। किसी माँ को सुने कि माँ कह रही हो कि मेरा बच्चा शायर बन जाए, अदीब बन जाए। यही तो बातें हमारे यहाँ सिर्फ यही 3-4 जो प्रोफेशन है इनको ही लेके ज्यादा कहा जाता है कि जबरदस्ती, अगर बच्चे का दिल नहीं भी है, इंटरेस्ट नहीं भी है, तो उनको जबरदस्ती वो हुकूमती सतह पर इस पे काम होना चाहिए। देखें बाहर के ममालिक में, आप यकीन करें बाहर के ममालिक में आप वो देखते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, ठीक है, उसको उस तरफ भेज देते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा अगर बाहर के ममालिक में कदर की जाती है डॉक्टर की, सबसे ज्यादा टीचर की, उसके बाद जाते हैं लिखारी, शायर, अदीब, ठीक है। वो कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड लोग हैं भाई, ये एक नई नस्ल पैदा कर रहे हैं, ये तो हमें नई नस्ल देंगे, ठीक है, हम इनके लिए कुछ न करें। यहाँ तो आप यकीन करें, मैंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा, मैंने कहा जी यहाँ एक वाहिद ऐसा तबका है शायर अदीब जो मफलूसी की ज़िंदगी मर जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए कॉलोनियाँ भी हैं, उनके लिए सब कुछ है। जिसने मसलन आप ये देखें कि 18वें स्केल का प्रोफेसर, उसकी सहूलियात नहीं है, वो बेचारा पैदल आ रहा है, पैदल जा रहा है, कोई ज़रूरती ज़िंदगी नहीं है। आप देख लें जो सरकारी अफसर 17वें ग्रेड का अफसर देख लें, उसको घर भी दिए हुए होते हैं, उसको प्रोटोकॉल भी है, उसके मामलात भी हैं। यानी कि जिसने आपके बच्चों को तरबियत देनी है, जिसने कौम को चलाना है, जिसने कौम को आगे लेके जाना है, उसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फुकदान नहीं है। बताएं यहाँ क्या क्लर्क, हम यहाँ तो क्लर्क पैदा कर रहे हैं यहाँ पे, बताएं कोई है दानिश्वर कोई सामने आया हो? हम तो क्लर्क को, हमारी कौम क्लर्क पैदा कर रही है, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम है, एजुकेशन तक वहाँ पहुँच नहीं सकते, तालीम बहुत महंगी हो गई, ठीक है। आपने कहा कि अभी ब्रेक के दौरान बात हो रही थी कि जी 5 बच्चे हैं, बाप के वसाइल नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएगा, ठीक है। अब वो ये है कि एक हमारे फोबिया भी हो गया है, ठीक है, कि जी नहीं जी अच्छे स्कूल में बच्चा होना चाहिए। हालांकि सरकारी तालीम में बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम, एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया सरकारी का भी, लेकिन हम नहीं भेज रहे, रुझान नहीं है। ये रुझान पैदा करना चाहिए, ठीक है। अदब तो देखें अदीब कहीं भी होगा, शायर कहीं भी होगा, वो अपनी मगन में मस्त होगा, वो तो लिखेगा ना, वो तो लिखेगा, वो उस हालात पे भी लिखेगा, वो जो महसूस करेगा वो लिखेगा। असल जो हमारी सहूलियात हैं, मैं ये जो समझता हूँ जिन्होंने हमारी तरबियत करनी, वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा टीचर है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसकी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, उसको प्रॉपर देखें। जब मुझे बताएं बाहर के ममालिक में करप्शन की रेशो क्यों कम है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि वो अपने बंदे को हर सहूलियत दे देते हैं, तालीम फ्री दे देते हैं, एजुकेशन फ्री दे देते हैं बच्चों के, वो क्या करप्शन करेगा? हमारी तो बेसिक चीजें ही महंगी है, हमारी तो चीजें, हमारी देखें हमारी बेसिक चीजें यही हैं, बिजली, खाना, एजुकेशन, सारी जिंदगी इसी के चक्कर में गुजार देते हैं ना, उसके बाद फिर भी पूरी नहीं होती। तो नहीं, बात सही कह रहे हैं मामून साहब के, इसमें एक तो यह है कि हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि तालीमी इदारों में बज़्म अदब का पीरियड हो, ताकि वो फितरी सलाहियतें नशो नुमा पा सकें। लोगों को बोलना लिखना जो है वो आना चाहिए। नसर हो या नज़्म हो, ये जज्बात के इजहार का नाम है, और इसमें कि जज्बात को मौसर तरीके से बयान करते हैं, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं शायरी का या नज़्म का ज़्यादा असर होता है, इंसान मुतासिर होता है उससे। लेकिन ये एक खुदादाद सलाहियत होती है, अलबत्ता माहौल से इसको नशोनुमा दे के बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो माहौल पैदा होना चाहिए इसमें कि लोग जब निकलें तो उनमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, सिर्फ वो एक खुश क्लर्क ना हो। हमारा निज़ाम तालीम जो है वो, जैसे इन्होंने कह रहे थे कि रट्टेबाजी पर मुनहसर है। रट्टेबाजी क्यों है कि हमने बुनियाद ही गलत रखी, हम गैर मुल्की ज़ुबान पर जो है ज़्यादा ज़ोर देते हैं। होना चाहिए कि तमाम निज़ाम तालीम अपनी ज़बान में होनी चाहिए। बच्चा मादी ज़बान सीखता है पहले, तो इब्तदाई तालीम मादी ज़बान पे होनी चाहिए, फिर कौमी ज़बान, और गैर मुल्की ज़ुबान की हैसियत से सीखें, ज़रिया तालीम की हैसियत से नहीं सीखें। कि हमें आनी चाहिए, हम कहीं जाएँ तो बोल सकें, लिख सकें, लेकिन जब हम उसमें जब वो ज़बान नहीं सीखते, आप देखें कि हम शुरू से आखिर तक 16 साल 20 साल अंग्रेज़ी सीख रहे होते हैं, फिर भी अंग्रेज़ी हमें बोलनी नहीं आती। अभी रिसेंटली सर आपकी बात काट रही हूँ, जानने वाले उनसे मुलाकात हुई तो उनके बच्चों का उनका फोकस था कि बच्चों का एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, बच्चों का जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो ये नौबत आ गई कि बच्चों को फिर उर्दू नहीं आई,
और ना ही उनको उर्दू में लिखना आया, तो वो माँ पहले वो बोल के यार ठीक है बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, या थोड़ी सी उन्होंने उसके ऊपर देखी अच्छा यार इसकी उर्दू, तो घर वो उर्दू भूल गए ना, उनको उर्दू में उनके मार्क्स अच्छे आ रहे, ना उनको पता इस्लामियात का, ना उनको जस्ट उनका इंग्लिश पे, देखिए उन्होंने एक्सेंट तो बना दिया अच्छा कि अमेरिकन बना दिया, आपका ब्रिटिश कर दिया, लेकिन आपका बाकी आपकी जुबान के हवाले से तो कोई तो लेकिन देखिए ना, जब मैं तो इस पर यकीन रखता हूँ, बल्कि मैं क्या भी देता हूँ मजाक में कि जब हम अपनी जुबान बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो मैंने कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि गैर मुल्की ज़ुबान आप बहुत अच्छी आपको आती होगी, जब अपनी ज़ुबान हमें नहीं आती, जिसको सीखने का मौका होता है हमें लिखने और बोलने का, तो उसमें आदमी खुद सोचता है, जिस अंदाज में सोचता है वही लिखता है। जब हम सोचेंगे अपनी मादरी ज़बान में, लिखेंगे गैर मुल्की ज़बान में, तो वो फिर वो बात पैदा नहीं होगी। हमें जो है तो गैर मुल्की ज़बान सीखने का मैं मुखालिफ नहीं, लेकिन वो ज़बान सीखें ज़बान की हैसियत से, लेकिन ये कि जब हम सोचेंगे तो ये रट्टेबाजी इसी वजह से हमारे यहाँ चलती है कि हमें समझ नहीं आती, हम उसे रट लेते हैं, रटने से फिर सिर्फ जो है एक मशीनी अंदाज में वही चीज़ आगे उगल देते हैं। अगर वो सही लिखी गई तो नंबर आ गए, वरना नंबर नहीं आएंगे। तो हमें सही काबिलियत जो है वो पैदा होनी चाहिए। तो इसमें घर का माहौल भी होना चाहिए कि वालिदैन ये ना समझे कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया बस अब ये टीचर का काम है। वालिदैन भी वक्त निकालें और उसको वक्त दें, बच्चे को देखें वो क्या पढ़ रहा है, कैसे है। मैंने देखा कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है इदारों में, वालिदैन बमुश्किल आते हैं, थोड़े आते हैं, बार बार उन्हें कहा जाता आएँ ताकि मिल के बैठें। ये एक सुकून है कि उसमें बच्चा है, वालिदैन है, उसके टीचर हैं, तो फिर बैठकर जो है उसको देखें कि उसका हल क्या है, बच्चा हाइपर क्यों हो रहा है, लड़ता क्यों है, क्या वजह है, सीखता क्यों नहीं, या बदतमीज़ी क्यों करता है, तो इसका मिलकर हल निकाला जा सकता है। तो सही मानों में उसकी काबिलियत किस अंदाज से उसको हम सिखाएं, ये सब चीज़ें हम सिर्फ ये तस्वीर करेंगे बच्चे को दाखिल कर दिया तो फिर टीचर ये कह के जो है एक तरफ हो जाते हैं कि हमारे पास तो बच्चा 4-5 घंटे रहता है, 18 घंटे तो वालिदैन के पास रहता है, हम तो जिम्मेदार नहीं। ये बात भी गलत है, ये भी आती है बिल्कुल। तो उसमें ऐसा होता है। तो हम सब जिम्मेदार हैं, हम नई नस्ल की तरबियत करनी है तो बच्चे में वो सलाहियत पैदा करें। और दूसरा ये कि जैसे अभी बात हो रही थी कि हम देखें बच्चे का रुझान क्या है, किस चीज़ में रुझान को देखें। अगर बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, हम उसे ज़बरदस्ती एक खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखें रुझान तबाह क्या है, उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करें तो वो एक बहुत अच्छा जो है। और फिर हम देखें कि एक अच्छा इंसान, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान वो बनता है या नहीं। अगर नहीं बन रहा तो फिर तालीम का मकसद ही फौत हो जाता है। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तालीम जो है उसको सस्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने इदारों में तो फीसें वगैरह माफ़ की हैं, लेकिन हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में हज़ारों फीसें, हज़ारों रुपया खर्च होता है जो आम आदमी अदा नहीं कर सकता। तो फिर इसलिए जो है हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बच्चे को समझा जाए, उसको वक्त दिया जाए, टीचर भी वक्त दे और वालिदैन भी वक्त दे, तो फिर बच्चा जो है सही मानों में सामने आता है। और एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें बच्चा अपने आप को जो है ये महसूस करे कि कंफर्टेबल वहाँ वहाँ अगर ना जिस तरह का उनके ऊपर अभी प्रेशर है वो थोड़ी आसानी फील करें। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही? माशाल्लाह आप थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। ज़ाती ज़िंदगी हम तो बड़ी फख्रिया कहते हैं, हम आम स्कूलों में, टाट स्कूलों में पढ़े हैं, वहीं से हमने लिखना पढ़ना सीखा। उस्ताद हमें वहाँ बज़-ए-मज़हब वगैरह के पीरियड होते थे, बोलना लिखना सिखाते थे, तरबियत पे तवज्जो थी, हमने उन्हीं इदारों से जो है सीखा और इस पे हमें फ़ख्र है। तो इस लिहाज से उन्होंने बुनियाद ऐसी रखी कि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई कि कभी हमें ज़रूरत महसूस हुई ट्यूशन पढ़ने की, या जो है हमने कभी कंपार्टमेंट आ गई हो, एक सफ़र शुरू किया, चलते चले गए और एमए तक और बग़ैर रुके। तो वो असातिज़ा की तरबियत थी। तो डेडिकेटेड टीचर मौजूद थे, उन्हें अगरचे तनख्वाहें इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन कोई लालच नहीं था, कमर्शलिज़म उस वक्त नहीं आया था, तो वो पढ़ाते थे, तरबियत करते थे, रहनुमाई करते थे, ऊंच नीच बताते थे। अमलन जो है रहनुमाई होती थी कि मिलें हम, फिर वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते थे, तकारीर होती थी और मुख्तलिफ़ जगह जाके उनमें हिस्सा लेना जो है सिखाते थे, कंपटीशन होते थे। आज वो सब चीज़ें उनका हो गई हैं। तो वो इस लिहाज से जो है हम जो ये तालीमी सफ़र था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई महंगा नहीं था सफ़र, और इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। अब तो बहुत मुश्किल नज़र आता है उसमें,
लेकिन ये कि अगर वालिदैन तवज्जो दें, हुकूमत तवज्जो दे और इसमें असातिज़ा तवज्जो दें और ख़ुद भी, तो आगे जो है हम बढ़ सकते हैं। तो ये सफ़र ऐसा है जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुँच सकता है कि एक बामकसद तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को हम ऐसी तरबियत दें कि बच्चे आगे चलकर ख़ुद ब खुद जो है मुकाबला कर सकें हालात का और आगे बढ़ने का जज्बा उनमें मौजूद हो, बेसाखियाँ हम उन्हें फराहम ना करें, तो फिर फ़ायदा जो है इसका पहुँच सकता है। अच्छा, आपकी बुक के हवाले से भी जानेंगे, थोड़ा सा अपने बुक के बारे में बताइएगा। ये मेरी किताब आई थी एतबार साजिद फ़न और शख्सियत, ये मेरा तहकीकी काम था। अच्छा। अब मेरी किताब आ रही है अफसानों की, मोहब्बत का दुख अपनी जगह। मोहब्बत का दुख अपनी जगह। अच्छा, ये कौन सी मोहब्बत का दुख कह रहे हैं? देखिए, हम हर चीज रिलेटेड कर देते हैं, दुख है मोहब्बत का, लेकिन वो दुख है। हाँ, वो अपनी जगह, वो भी दुख है, वो भी दुख है, लेकिन और भी तो दुख है ना। हाँ, हम उसको मोहब्बत के साथ रिलेटेड और भी दुख है मोहब्बत के सिवा। और भी कुछ पर्सन के वो इस तरह होता है। और एक मेरा काम हो रहा है, मैं 20 से 25 लफ्जों की कहानी पे काम कर रहा हूँ। वो तकरीबन मेरी कंप्लीट हो गई है और इंशाअल्लाह मेरी जो किताब आ रही है वो है मोहब्बत का दुख अफसानों की, मोहब्बत का दुख अपनी जगह। गजल की मैं चंद शेर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, आपके शेर लाजमी सुनेंगे, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक भी जरूरी है जी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही आपका जो है वो नज़म आप सुना रहे थे। मैं गजल सुना रहे थे जी, गजल भी सुनेंगे जी। सर, ये खास तौर पर आपके लिए ये सर, मैं ना डिप्रेशन, इसकी एक वजह बता रहा हूँ कि मैंने क्यों लिखी। मैं कुछ 6-7 माह सर बीमार रहा और डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। तो उस दौरान सर ये गजल कही मैंने कि कभी लौट कर आ जाओ तो दुख बांटते हैं, कभी लौट कर आ जाओ तो दुख बांटते हैं, दुख अगर मेरे समझ पाओ तो दुख बांटते हैं। वाह, क्या बात। दुख अगर मेरे समझ पाओ तो दुख बांटते हैं, कि तुमको समझाने हैं मफहूम कही बातों के। वाह। तुमको समझाने हैं मफहूम कही बातों के, मुझको बातों से ना बहलाओ तो दुख बांटते हैं। वाह, क्या बात। मुझको बातों से ना बहलाओ तो दुख बांटते हैं, कि एक मुद्दत से किसी और के हल्के में हो तुम, एक मुद्दत से किसी और के हल्के में हो तुम, मेरे हल्के में पलट आओ तो दुख बांटते हैं। वाह, क्या बात। के मकता देखिएगा सर कि अब कोई शख्स ठहरता नहीं मामून के पास, अब कोई शख्स ठहरता नहीं मामून के पास, तुम जो कुछ देर ठहर जाओ तो दुख बांटते हैं। वाह वाह, क्या तुम जो कुछ देर ठहर जाओ तो दुख बांटते हैं। एक शेर सर आपको नजर करना चाहूंगा कि दश्तो दरिया उदास लगते हैं, दश्तो दरिया उदास लगते हैं, कोई आवाज तक नहीं आई, लम्हा लम्हा दिखाई देती है। वाह। उसकी आंखों में मेरी तन्हाई। वाह, क्या। उसकी आंखों में मेरी तन्हाई। नज़म एक मुख्तसर नज़म है कि उसका उन्वान है अमानत, कि तुम्हें मुबारक हो आज मैंने, मैं अपनी शायरी सुना रहा हूँ। जी जी जी, आपकी शायरी हमें पता है, आप अपनी शायरी लोग समझे। आपकी डिप्रेशन की वजह भी समझ आ गई जब आपने सुनाया। बिल्कुल। कि तुम्हें मुबारक हो आज मैंने, वो मोतियों की महकती कलियां गुलाब सारे तुम्हारी चौखट पे रख दिए हैं, इन्हें उठा लो, इन्हें संभालो, ये अब तुम्हारी अमानतें हैं, तुम्ही ने मुझको अता किए थे ये फूल सारे, मोहब्बतों की निशानियों को संभाले रखना, मेरी मोहब्बत को भूल जाना, मगर तुम अपना ख्याल रखना। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मगर तुम अपना ख्याल रखना। सही। अच्छा, ये क्योंकि शायरी में समझती हूँ ये भी आमद होती है, आपको भी आमद होती होगी। बिल्कुल आमद। और फौरन उसी वक्त लिखते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक शेर था कि दिलों के दाग हम धोने लगे हैं, तुम्हारा प्यार भी खोने लगे हैं, दिले बेताब तो हम खो चुके थे, तुम्हारी याद भी खोने लगे हैं। अब ये 2 शेर लिखे, उसके बाद इसके 3 शेर 6 महीने के बाद लिखे। अच्छा। मूड पे लिखा। वो एक शेर था सर, इसके पीछे बड़ी कहानी है कि कहानी लिख रहे हैं जिंदगी की, कहानी लिख रहे हैं जिंदगी की, नए गम रूनुमा होने लगे हैं, हमारी सादगी देखो कि अब हम
चट्टानों पर वफा बोने लगे हैं। वाह, क्या बात। तो ये मूड की बात होती है, बाज़-औक़ात होता है, बाज़-औक़ात नहीं होता। मैं ये 6 महीने के बाद, आप यकीन करें, तकरीबन 6-7 महीने के बाद ये मैंने कंप्लीट किया थी, गज़ल पूरी कंप्लीट की थी। अच्छा, जो नए लिखने वाले हैं, जी, जी। जो चाहते हैं कि वो लिखें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, अदब के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, क्या उनको कहेंगे? क्या? जी जी, ये सबसे पहले तो जो नए लिखने वाले हैं उनका पहले तो वो मुताला करें। सबसे पहले मुताला है कि फर्ज मिसाल के तौर पर हमीर सदीकी साहब क्या लिख रहे हैं, गालिब क्या लिख रहा था, फराज क्या लिख रहा है। जब तक आपका पास मुताला नहीं होगा तो आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा नहीं आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो नए लिखने वाले हैं, एक तो सोशल मीडिया ने एक सहूलत भी दी लेकिन तबाही भी फेरी। जो नए लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमने अगर एक गज़ल सोशल मीडिया पे लगा दी है तो हम बहुत बड़े शायर हो गए हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, नए लिखने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप तरबियत हासिल करें, आप उस फन को सीखें। शायरी आसान काम नहीं है जितना वो समझ लेते हैं। जैसे आजकल कुछ सॉफ्टवेयर आए हैं तो वो बोलते हैं कि जिस पे नज़म लिख दी जाए, और वो पूरी नज़म लिख देता है और वो अपने किसी मुशायरे में सुना रहे होते हैं। तो उसमें जान नहीं होती, उसमें कुछ भी नहीं होता। वो आपकी अपनी तख्लीक नहीं है। तख्लीक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में अगर कोई जरासीम है शायरी के, अगर अल्लाह ताला ने डाले हैं, तो उसके मुताले से ये होता है कि आपके ना वो उसमें लफ्ज़ ज़्यादा आ जाते हैं, आपको इल्म हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है, उसके मुताबिक ही काम। मुताला ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अपने बड़ों का अदब ज़रूरी है, अपने सीनियर्स का एहतराम। वही जो बात हमारी घूम फिर के वहीं आती है कि तरबियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा सर, आप जो है हिस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी टीचर हैं, आपका जो है फातिमा अली जिन्ना से भी आपकी मुलाकात रही, थोड़ा सा इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये सब सीखने के अंदाज हैं। जैसे अभी ये शायरी में कह रहे हैं, अगर कोई शायर बनना चाहता है या अदीब बनना चाहता है तो वो असातिज़ा की शायरी पढ़े, बड़े बड़े शायर गुज़रे, अदीब पढ़े, उनकी किताबें पढ़े, तो उससे सीखने का तरीका आता है। दूसरा तरीका ये है कि उनसे मिले, लोगों से मिलें, पूछें, तो उसमें इससे सीखने का मौका मिलता है। तो हम तालिब इल्म के दौर में ये था, कोशिश ये होती थी कि जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो मारूफ लोग हैं, उनसे मिला जाए, सीखा जाए। इसमें जैसे आपने हवाला दिया फातिमा जिन्ना का, तो उस दौर में जब हम तालीम हासिल कर रहे थे तो जो भी मारूफ सियासतदान थे या जो अवामी नुमाइंदे से कोशिश होती थी कि उनसे मिलें, उनसे पूछा जाए। तो उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना की अब ये जुलाई में बरसी होती है, 9 जुलाई को, तो इस लिहाज से मुझे याद है हम कराची गए तो उनसे मिले, बहुत सी बातें उनसे सीखी। हम बगैर इजाज़त लिए चले गए थे, वो नाराज़ हुई। उन्होंने बहुत सी बातें सिखाई कि बेटे जब जाओ तो इजाज़त लेके जाओ, पहले वक्त लेके जाओ। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था कि हर काम करने के उनका 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत। हाँ, नंबर 2 तरीका कभी इख्तियार ना करें। तो हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो है वो शॉर्टकट ढूंढ रही है, शॉर्टकट ना ढूंढें, जो सही तरीका है वो इख्तियार करें उसमें। तो ये बातें, और जो बात सच है वो सच कहें, जो बात गलत है उसे गलत कहें कि ये बात सही नहीं है। तो ये एक सीखते हैं जो उनकी ज़बान से हम सुनते हैं, तो फिर उससे हम मुतासिर होते हैं। तो ये हमने उनसे सीखा। मुझे याद है एक दफ़ा हम मिले, साबिक वज़ीर आज़म रहे चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने 56 का आइन उन्होंने बनाया था। तो उनसे मिलने गए तो उन्होंने बहुत सी बातें की। तो वो ऐसे ही कहने लगे कि आप में से किसी ने इकनॉमिक्स पढ़ी है? तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने इकनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ MA का। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने मेरी किताब पढ़ी है इकनॉमिक्स की? मैंने कहा नहीं। कहने लगे, उन्होंने फ़ौरन मंगवाई, अपने मुलाजिम से लेकर आओ। उन्होंने फिर मुझे वो दस्तखत करके तोहफे में दी, कहने के बेटे फारिग वक्त हो जाए तो इसे पढ़ना। तो इस तरह जो है आदमी की हौसला अफजाई थी, उनसे बातें सुनी और इकनॉमिक्स, और ये फिर शौक़ जो है पैदा हुआ। किसी से हमने जो है अदब सीखा, किसी से इकनॉमिक्स सीखी, किसी से सियासियात सीखी, जो भी सियासी लीडर हैं, तो बेशुमार लोगों से जो है हम मिले, तो उसमें ये चीज़ें उनसे हमने सीखी उसमें। और कहते हैं सीखने का अमल जो है वो आपका कबर तक जारी है कि उसमें हम जो है वो सीखते हैं, देखते हैं और जानते हैं उनकी ख़ास बातें जो हैं कि किस अंदाज से वो बात करते थे, क्या कहते थे, क्या लिखते थे उसमें। तो ये सब चीज़ें देखने का मौका मिलता है कि जैसे कहा, या तो उनको हम पढ़ें या फिर उनको सुने। तो ये सीखने के यही तरीके होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना। तो जब
तो इससे सीखने का मौका मिला। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इससे ही होता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो ये कॉन्फिडेंस इसी तरीके से पैदा होता है कि उनके मुंह से जब हमने बहुत सी बातें सुनी या जिन्हें हम गलत समझते थे वो सही समझा और महसूस किया उसमें कि वो किस अंदाज से बात करते थे, क्या कहते थे, क्या उनका स्टाइल था। ना आज भी वो झलकता भी है आपके अंदाज से। अच्छा सर, क्योंकि वो जब मौजूद हों तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें अधूरी भी रह गई। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, वसीब का बहुत शुक्रिया, रोही का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।